हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। तो इस क्लास में हम एक स्पेसिफिक सिनारियो ऑफ काउंटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें कंस्ट्रेंट चॉइसेस है। हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया था कि भाई मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल जो होता है उसमें स्टेप ऑफ चॉइसेस होती है, राइट। एक स्टेप पे आपको नंबर ऑफ चॉइसेस कुछ होती है, दूसरे स्टेप पे कुछ होती है, और हमने स्पेसिफिकली एम्फसाइज किया था कि अगर हर स्टेप पे नंबर ऑफ चॉइसेस आपकी इंडिपेंडेंट रह रही है, नंबर ऑफ चॉइसेस है ना, सेट ऑफ चॉइसेस नहीं, नंबर ऑफ चॉइसेस इंडिपेंडेंट रह रही है विथ रिस्पेक्ट टू द आइटम्स दैट यू हैव चोजन ऑन द अर्लियर स्टेज, तो आप मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लगा के टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल एन्यूमरेशन और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो इस क्लास का एक तरीके से एजेंडा मैं आपको बता देता हूँ कि एक स्पेसिफिक सिनेरियो आपको मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ जो कंस्ट्रेंट चॉइसेस है। स्टेप में आपके पास चॉइसेस कंस्ट्रेंट है, तो क्या उस सिनेरियो में भी आप मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लगा सकते हो कि नहीं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देना चाहता हूँ कि जो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल है उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि भाई जो आप स्टेप ऑफ चॉइसेस कर रहे हो, हर स्टेप पे नंबर ऑफ चॉइसेस इंडिपेंडेंट रह रही है विथ रिस्पेक्ट टू द आइटम्स दैट यू हैव चोजन ऑन द अर्लियर स्टेज। तो उसको एक बार री एम्फसाइज करने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये हमने लास्ट क्लास में एक एग्जांपल देखा था कि भाई हाउ मेनी वेज टू चूज वन गर्ल मॉनिटर एंड वन बॉय मॉनिटर। तो आपके पास टोटल 6 लोग हैं, 4 गर्ल है, 2 बॉय है, और हाउ मेनी वेज आप एक गर्ल और एक बॉय मॉनिटर को चूज करो सच दैट दो स्पेसिफिक पर्सन है, ये वाली गर्ल दैट इज ब्लू गर्ल एंड ब्लू बॉय। सपोज कोई रिस्ट्रिक्शन है कि सपोज दोनों को साथ में मॉनिटर पे वर्क नहीं करना या फिर दोनों को साथ में बत्ती नहीं है, तो आपको इतने वेज चूज करने हैं इन सच अ वे कि ये दोनों साथ में ना चूज हो। तो कितने पॉसिबल वेज है, मतलब ये बहुत ही सिंपल केस हो गया। तो आप बैक ऑफ द माइंड सोच सकते हो कि आप एक्चुअली पहले तो कंप्यूट करो कि नंबर ऑफ पॉसिबल वेज कितने हैं सच दैट एक गर्ल और एक बॉय मॉनिटर हो, उसमें से एक ही सिनेरियो मुझे सबट्रैक्ट करना है। तो ये मेंटली तो आप कर सकते हो, बट मैं आपको प्रोसेस समझाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो विदाउट रिस्ट्रिक्शन वाला सिनेरियो देख लेते हैं कि सपोज आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है एंड आपके पास 4 गर्ल है, 2 बॉयज हैं, और आपको एक गर्ल और एक बॉय मॉनिटर चूज करना है। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में पहले तो स्टेप्स क्या होंगे, तो जब आपके पास स्टेप्स क्लियर हो जाएंगे तो आप एन्यूमरेट कर सकोगे कि स्टेप 1 और स्टेप 2 क्या होगा। सो स्टेप 1 में पॉसिबल चॉइसेस है कि कौन सा बॉय हो, राइट, एंड स्टेप 2 में पॉसिबल चॉइसेस है कि कौन सी गर्ल हो, राइट। तो नंबर ऑफ वेज पहले तो बताओ कि स्टेप 1 के कितने हैं, क्योंकि मेरे पास 2 चॉइसेस है तो नंबर ऑफ वेज 2 है स्टेप 1 के। गर्ल के लिए मेरे पास 4 चॉइसेस है तो नंबर ऑफ वेज 4 है। तो ये मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से अगर मुझे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि भाई ब्लू बॉय और ब्लू गर्ल साथ में होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो उस पॉसिबल सिनेरियो में हाउ मेनी वेज आई कैन चूज a pair of class monitors such that there is one boy and one girl, that is total 8 number of ways। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से आपने टोटल नंबर ऑफ वेज तो निकाल दिया, राइट। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपने जो बॉय चूज किया स्टेप 1 में, irrespective of that boy, number of choices for girl is still 4। that's why you can apply this multiplication principle and obtain the result by this final formula। this is most important। अगर मैंने ब्लू बॉय चूज किया तो भी मेरे पास 4 चॉइस थी, अगर मैंने ये पर्टिकुलर बॉय चूज किया विच इज समवॉट इन द ब्राउन कलर, तो भी मेरे पास 4 चॉइस थी। दैट्स व्हाई आई कैन अप्लाई द मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। नाउ टेल मी इफ आई हैव दिस रिस्ट्रिक्शन सच दैट एक ब्लू बॉय और एक ब्लू गर्ल साथ में नहीं होनी चाहिए, देन कैन आई स्टिल अप्लाई द मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। तो उसके लिए एक एनिमेशन वीडियो देख लेते हैं, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल को बहुत ही बेसिक तरीके से विजुअलाइज करने का एक ही तरीका है कि आप एक ट्री के फॉर्म में विजुअलाइज करो, एंड ट्री के एक्चुअली जो लीफ मिलते हैं दैट इज नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इन योर एक्सपेरिमेंट, राइट। तो लेट्स सी वन एनिमेशन वीडियो। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा तो पहले तो मैं बॉय चूज करूंगा, और सपोज मैंने ब्राउन वाला बॉय चूज किया तो उसके करस्पॉन्डिंग मेरे पास 4 पॉसिबिलिटीज थी, राइट।
अभी मैंने ब्लू वाला बॉय चूज किया, तो उसके करस्पॉन्डिंग में मेरे पास 4 चॉइसेस थी फॉर द गर्ल। सो दिस इज द सिनारियो जब मैं कोई भी रिस्ट्रिक्शन कंसिडर नहीं कर रहा हूँ कि ब्लू बॉय ब्लू गर्ल साथ में नहीं होनी चाहिए, ये वाला रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। विदाउट द रिस्ट्रिक्शन टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस 8 थे। एंड मैंने पहले भी बता दिया कि जब आप मल्टीप्लिकेशन ट्री में विजुलाइज करते हो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स को, तो जो सारे लीव्स हैं एक स्पेसिफिक आउटकम को रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। तो नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी थी पहले? स्टेप 1 के लिए मेरे पास 2 थी, पिक द बॉय मॉनिटर, 2 चॉइसेस थी, एंड पिक द गर्ल मॉनिटर फॉर अ स्पेसिफिक बॉय दैट यू हैव चोजन। दिस इज इंपॉर्टेंट कि जो भी बॉय चूज किया उसके लिए भी 4 चॉइसेस थी आपके पास, और सपोज मैंने ब्लू बॉय चूज किया तो भी मेरे पास 4 चॉइसेस थी। सो अगर मैंने अभी रिस्ट्रिक्शन डाला कि भाई ब्लू बॉय एंड ब्लू गर्ल साथ में नहीं हो सकते, देन टेल मी द नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर दिस पर्टिकुलर ब्राउन बॉय। ब्राउन बॉय के लिए मेरे पास 4 चॉइसेस थी, राइट। बट अभी मैं ब्लू बॉय के कंसिडर करता हूँ तो मेरे पास अभी 3 ही चॉइस रह गई है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम अभी 7 बन जाते हैं, नॉट 2 times 4। सो दैट इज वाई वी कैन नॉट अप्लाई द मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। तो कहने का मतलब है कि कुछ सिनारियोज में जब आप रेस्ट्रिक्शन इंट्रोड्यूस करते हो और आप नंबर ऑफ वेज को काउंट करना चाहते हो, तब डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं होता, राइट। तो ऐसा हम डिफरेंट सिनारियोज भी देखेंगे, बट उससे पहले मैं आपको एक डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग द मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल समझाना चाहता हूँ। तो उसके लिए आप ये एग्जांपल कंसिडर करो जो हमने पहले भी कंसिडर किया था, कि सपोज मेरे पास एक यर्न है, उसमें 3 कलर के बॉल है, रेड है, ग्रीन है एंड ब्लू है, राइट। अभी मैं बॉल्स को ड्रॉ कर रहा हूँ, ये यर्न में से 1 by 1 ड्रॉ कर रहा हूँ, एंड विदाउट रिप्लेसमेंट ड्रॉ कर रहा हूँ। उसका मतलब है कि जो भी बॉल मैंने निकाला मैं उसको वापस नहीं रख रहा हूँ, राइट। तो इसमें कितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे, तो इसको हमने डिस्कस किया था। और सबसे पहले मैंने ये समझाया था कि इसमें आउटकम क्या होती है, राइट। तो इसमें आउटकम जो होती है, मैंने पहले भी बताया था कि ये सीक्वेंस ऑफ बॉल्स है, एंड आउटकम मेरी ऑर्डर्ड होती है। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ये दोनों ही पॉइंट हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि भाई आउटकम जो होती है वो सीक्वेंस ऑफ बॉल्स होती है, एंड आउटकम इज ऑर्डर्ड सीक्वेंस, राइट। अभी ये सीक्वेंस बनती कैसे है कि भाई आपने बॉल निकाला और वो पहली आउटकम की सीक्वेंस हुई। तो अभी अगर आप आउटकम को एक सीक्वेंस के ऑर्डर में इमेजिन करते हो, स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3, तो पहला बॉल निकाला, मेरा पहला स्टेप क्या हुआ, पहला बॉल निकाला और वो मैंने पहले स्लॉट में रखा। दूसरा बॉल निकाला, जो भी आ रहा है वो मैंने दूसरे स्लॉट में रखा। तीसरा बॉल निकाला, वो मैंने तीसरे स्लॉट में रखा। इस पर्टिकुलर डायग्राम में भी आप देख सकते हो कि जो भी बॉल पहला पिक 1 किया और वो मैंने स्लॉट 1 में रखा, पिक 2 किया एंड ये स्लॉट 2 में रखा, पिक 3 किया और वो स्लॉट 3 में रखा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है एम्फसाइज करने की कि ये मेरी फाइनल आउटकम बनती है, और जो ऑर्डर्ड है जिसमें फर्स्ट आइटम जो भी बॉल है वो स्लॉट 1 का बॉल है, वो है। सेकंड आइटम स्लॉट 2 का बॉल है, थर्ड आइटम स्लॉट 3 का बॉल है। तो ये मेरी ऑर्डर्ड आउटकम बनी, और ऑर्डर स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3 बना, राइट। ये एक तरीका है आउटकम प्रोड्यूस करने का, राइट। नाउ आई वांट टू थिंक कि सपोज आपने पहला बॉल पिक किया, ये ऑर्डर्ड आउटकम हुई, ऑर्डर वो तो समझ आ गया। एंड प्लीज मेक श्योर कि अभी जब मैं ऑर्डर्ड आउटकम को बोलूंगा, आई ऑलवेज मीन कि भाई ऑर्डर्ड आउटकम जो बन रही है दैट इज स्लॉट 1 में जो बॉल आ रहा है वो फर्स्ट है, स्लॉट 2 में जो बॉल आ रहा है वो सेकंड है, स्लॉट 3 में जो बॉल आ रहा है वो थर्ड है, राइट। सो अभी मैं इसको मैं एक्सपेरिमेंट 1 नाम लेता हूँ। दूसरा मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ जो एक्सपेरिमेंट 2 है, इसमें भी ऑर्डर्ड आउटकम यही है। मैं इसको एक तरीके से एरो बना लेता हूँ ताकि आपको एकदम क्लियर रहे कि ऑर्डर स्टार्ट स्लॉट 1 से हो रहा है एंड एंड स्लॉट 3 में हो रहा है, राइट। ये ऑर्डर्ड आउटकम ऐसे है। एक्सपेरिमेंट 2 में भी ऑर्डर्ड आउटकम ऐसे ही है, स्लॉट 1 का बॉल पहले है, जो भी आप बेसिकली आउटकम क्या है, ऑर्डर्ड सीक्वेंस, राइट। तो स्लॉट 1 का बॉल पहले है, स्लॉट 2 का बॉल बाद में है, स्लॉट 3 का बॉल थर्ड है। यही मेरा ऑर्डर है, राइट। बट द थिंग आई एम डूइंग इन दिस एक्सपेरिमेंट कि जो मैं बॉल पिक कर रहा हूँ, फर्स्ट बॉल मैंने फर्स्ट स्लॉट में नहीं रख रहा हूँ,
फर्स्ट बॉल मैंने लेट्स से स्लॉट 3 में रखा, सेकंड पिक जो मैंने किया वो स्लॉट 1 में रखा, और थर्ड पिक जो मैंने किया वो स्लॉट 2 में रखा, राइट। सो आई वांट टू एम्फसाइज कि सपोज मैं ये दोनों ही एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, एंड इफ आई वांट टू काउंट नंबर ऑफ पॉसिबल सीक्वेंसेस और नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, देन हाउ आई विल काउंट इन द एक्सपेरिमेंट 1। तो एक्सपेरिमेंट 1 में पिक 1 मैंने किया, स्लॉट 1 के लिए मेरे पास चॉइसेस कितनी थी, स्लॉट 1 के लिए मेरे पास 3 चॉइस थी। नाउ वॉट एवर द बॉल दैट यू हैव पिक्ड अप, एज वी हैव सीन इन द अर्लियर क्लास, you still have a 2 different choices in the slot 2, right? So यहाँ पे आप कंसिडर कर सकते हो कि irrespective of the first choice of the ball, आपके पास 2 चॉइस तो रहेगी ही रहेगी, and irrespective of the balls that you have chosen in the slot 1 and slot 2, slot 3 में आपके पास एक चॉइस तो रहेगी ही रहेगी, राइट। तो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स अगर आप कैलकुलेट करना चाहो तो वो आप मल्टीप्लिकेशन रूल से कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज 3 times 2 times 1 दैट इज 6। सिमिलरली हम एक्सपेरिमेंट 2 में भी क्या कह सकते हैं कि नंबर ऑफ पॉसिबल आइटम्स फॉर स्लॉट 3 इज नाउ 3। पहले स्लॉट 3 में नंबर ऑफ पॉसिबल आइटम्स 1 थी, नाउ इट इज 3। बट प्लीज मेक श्योर कि ये जो 3 आइटम्स है उसमें से एक ही आइटम आप चूज कर रहे हो, और आप फाइनली और जो ऑर्डर बन रहा है वो एक एक आइटम चूज करने से ही बन रहा है। तो यहाँ पे जो 3 पॉसिबिलिटीज थी, यहाँ पे भी 3 पॉसिबिलिटीज तो रह ही रही है, बट इट डिपेंड्स ऑन द अर्लियर स्लॉट कि भाई अगर अर्लियर स्लॉट में हमने ब्लू और ग्रीन चूज किया था तो रिमेनिंग पॉसिबिलिटी मेरे पास रेड थी। अगर मेरे पास ब्लू एंड रेड चूज किया था तो रिमेनिंग पॉसिबिलिटी ग्रीन थी। तो स्लॉट 3 में भी 3 डिफरेंट आउटकम्स पॉसिबल है, बट नंबर ऑफ चॉइसेस जो रह जाती है आफ्टर पिकिंग द आइटम्स एट स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2 वो एक ही रह जाती है। सिमिलरली लेट्स से मैं पिक 2 स्लॉट 1 में डाल रहा हूँ तो नंबर ऑफ चॉइसेस मेरे पास कितनी रहती है, स्लॉट 1 के लिए 2, एंड सिमिलरली मैं पिक 3 स्लॉट 2 में डाल रहा हूँ तो नंबर ऑफ चॉइसेस मेरे पास कितनी रहती है, स्लॉट 2 के लिए दैट इज 1। And if I want to calculate the total possible ordered outcomes that I could be producing by the experiment 2, I can still apply the multiplication principle and I can say that the total possible outcomes that you can produce by the experiment 2 it is still 6, right? तो ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो अगर उसमें से जो बॉल पिकअप किया और जो आप स्लॉट में रख रहे हो, वो जो स्लॉट में आप कोई डिफरेंट ऑर्डर में भी रख रहे हो, स्टिल द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो वो स्टिल 6 है। तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा और इस पर्टिकुलर सिनेरियो के बारे में सोचो, एंड आई वांट टू एम्फसाइज कि हाउ द आउटकम जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो एक्सपेरिमेंट 1 में कैसे आउटकम प्रोड्यूस की। पिक 1 को मैंने स्लॉट 1 में डाला, पिक 2 को मैंने स्लॉट 2 में डाला, पिक 3 को स्लॉट 3 में डाला। एक्सपेरिमेंट 2 में कैसे आउटकम प्रोड्यूस की कि पिक 1 को स्लॉट 3 में डाला, पिक 2 को स्लॉट 1 में डाला, पिक 3 को स्लॉट 2 में डाला। एंड अगेन एक चीज मैं एम्फसाइज करना चाहता हूँ कि जो आपकी फाइनल आउटकम है ना वो ऑर्डर्ड सीक्वेंस है, एंड दोनों एक्सपेरिमेंट में स्लॉट 1 में जो आउटकम आई वो जो ऑर्डर्ड सीक्वेंस का फर्स्ट एलिमेंट होगी, स्लॉट 2 के आउटकम ऑर्डर्ड सीक्वेंस का सेकंड एलिमेंट होगी, स्लॉट 3 के आउटकम ऑर्डर्ड सीक्वेंस का थर्ड एलिमेंट होगी। बट इस दोनों तरीके के एक्सपेरिमेंट में जो भी आउटकम प्रोड्यूस हुआ, क्या आप दोनों के बीच में रिलेशन कर सकते हो? एंड इफ यू कैन रिलेट इट दिस आउटकम्स इन सम वे, देन यू हैव some better understanding of the result, that number of outcomes in both the experiment 1 and experiment 2 are same, right? तो मैं आपको encourage करना चाहूँगा कि आप सोचो कि ऐसा क्यों हो रहा है, एंड वो क्यों का आंसर आपको बहुत ही अच्छे से मिलेगा इफ यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द 2 outcomes that you are producing in the experiment 1 and experiment 2। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम एक एनिमेशन वीडियो देखते हैं।
सबसे पहले मेरे पास कंटेनर में 3 कलर के बॉल थे RGB, और मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। एक्सपेरिमेंट 1 में भी मेरे पास 3 स्लॉट थे, और अगेन आउटकम्स जो है स्लॉट 1 का आउटकम, स्लॉट 2 का आउटकम और स्लॉट 3 का आउटकम, वो एक ऑर्डर सीक्वेंस है, राइट। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि पहला बॉल पिकअप किया, मैंने स्लॉट 1 में डाला, दूसरा पिकअप किया स्लॉट 2 में डाला, तीसरा पिकअप किया स्लॉट 3 में डाला। ये मेरे पहले आउटकम हो गई, राइट। सपोज मैं यही एक्सपेरिमेंट मतलब यही सीक्वेंस ऑफ पिक्स रख रहा हूं, बट एक्सपेरिमेंट 2 करता हूं जिसमें जो पहला पिक है नाउ इट इज गोइंग इनटू द स्लॉट 3, दूसरा पिक गोइंग इनटू द स्लॉट 1 एंड तीसरा पिक गोइंग इनटू द स्लॉट 2। तो ये मेरा एक्सपेरिमेंट 2 कर रहा हूं, ठीक है। पहले मैंने कौन सा पिक किया था, R, दूसरा मैंने पिक किया था ग्रीन बॉल, तीसरा पिक किया था ब्लू बॉल। सेम सीक्वेंस में मैं पिक कर रहा हूं, बट स्लॉट में जो जब रख रहा हूं उसका ऑर्डर अलग है। तो पहला पिक मैंने स्लॉट 3 में डाला, R स्लॉट 3 में गया, G स्लॉट 1 में गया, B स्लॉट 2 में गया, ठीक है। इस दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? कैन यू थिंक सम रिलेशन इन बिटवीन? तो आप देखोगे कि जो स्लॉट्स की आइटम्स है ना, दोनों स्लॉट्स में मतलब एक्सपेरिमेंट 1 के स्लॉट्स देखो और एक्सपेरिमेंट 2 के स्लॉट्स देखो, दोनों आउटकम अलग है। देखो आउटकम अलग है। आउटकम क्या है? आपकी सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ बॉल्स। और सीक्वेंस स्टार्ट कहाँ से होगी? एक्सपेरिमेंट 1 की आउटकम की सीक्वेंस कहाँ से स्टार्ट होगी? R पहले होगा, G दूसरा होगा, B तीसरा होगा। सिमिलरली एक्सपेरिमेंट 2 का आउटकम का सीक्वेंस क्या होगा? G पहले होगा, B दूसरा होगा, R तीसरा होगा, राइट। बट जो स्लॉट्स में बॉल्स है ना, देयर इज 1-to-1 करस्पॉन्डेंस बिटवीन देम। बेसिकली स्लॉट 1 का बॉल स्लॉट 3 में ही है, स्लॉट 2 का बॉल स्लॉट 1 में ही है, स्लॉट 3 का बॉल स्लॉट 2 में ही है। एंड मैं ये एम्फसाइज करूंगा कि इस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपने RGB मतलब पहला बॉल पिक किया था वो रेड था, दूसरा बॉल पिक किया था ग्रीन था, तीसरा बॉल पिक किया था ब्लू था। आप कोई दूसरा ऑर्डर चूज कर लो, कोई भी ऑर्डर चूज कर लो, और एक्सपेरिमेंट 1 करो और एक्सपेरिमेंट 2 करो। स्लॉट में जो बॉल आएंगे उसमें यही एसोसिएशन रहेगा कि स्लॉट 1 का जो बॉल एक्सपेरिमेंट 1 में है वही स्लॉट 3 में जाएगा एक्सपेरिमेंट 2 में। स्लॉट 1 का बॉल जो एक्सपेरिमेंट 2 में स्लॉट 2 का बॉल जो एक्सपेरिमेंट 1 में है वही बॉल होगा स्लॉट 1 में एक्सपेरिमेंट 2 में। स्लॉट 3 का बॉल एक्सपेरिमेंट 1 में जो है वही बॉल होगा स्लॉट 2 में इन द केस ऑफ एक्सपेरिमेंट 2। तो ये एसोसिएशन फिक्स रहेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ द order of the balls that you are choosing in your picks from the container, right? तो एक दूसरे तरीके से भी हम एक्सपेरिमेंट 2 को सोच सकते हैं। बेसिकली एक्सपेरिमेंट 2 को ऐसे सोच सकते हैं कि पहले तो आपने एक्सपेरिमेंट 1 का आउटकम लिया, राइट। तो अनदर वे ऑफ गेटिंग द एक्सपेरिमेंट 2 आउटकम इज मैंने एक्सपेरिमेंट 1 का जो भी आउटकम आ रहा है उसको लिया एंड उसमें मैंने स्लॉट्स को अदला बदली कर दी है। बेसिकली स्लॉट 1 में जो आउटकम थी वो स्लॉट 3 में डाल दी, स्लॉट 2 में जो आउटकम थी वो स्लॉट 1 में डाल दी, एंड स्लॉट 3 की जो आउटकम थी वो स्लॉट 2 में डाल दी। बेसिकली मैंने स्लॉट्स अदला बदली कर दी। तो उस तरीके से भी मैं सोच सकता हूँ कि भाई मैंने जो स्लॉट 1 की आइटम थी वो स्लॉट 3 में डाल दी, स्लॉट 2 की जो आइटम थी वो स्लॉट 1 में डाल दी, स्लॉट 3 की आइटम थी वो स्लॉट 2 में डाल दी, राइट। सो अभी आप बेसिकली एम्फसाइज करो कि जो भी आपने आउटकम देखी अभी GBR दैट इज सेम एज द आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट 2। तो मैं इसकी थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ कि भाई ये आउटकम जो आपने अचीव की आफ्टर टेकिंग द एक्सपेरिमेंट 1 आउटकम एंड जस्ट चेंजिंग दैट स्लॉट्स इन द स्पेसिफिक वे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई मैंने स्लॉट 1 की आउटकम कोई भी दूसरे स्लॉट में नहीं डाल दी। एक स्पेसिफिक एसोसिएशन था कि भाई स्लॉट 1 की आउटकम हमेशा स्लॉट 3 में ही गई, एक स्लॉट 3 की आउटकम हमेशा स्लॉट 1 में ही गई, सॉरी स्लॉट 2 की आउटकम हमेशा स्लॉट 1 में ही गई, स्लॉट 3 की आउटकम स्लॉट 2 में ही गई। अगर मैं ये स्पेसिफिक वे से उसको रीअरेंज करता हूँ देन मेरा जो एक्सपेरिमेंट 1 का आउटकम है और एक्सपेरिमेंट 2 का आउटकम है दोनों ही सेम होंगे। ये स्पेसिफिक वे में अगर मैं रीऑर्डरिंग करता हूँ तो ठीक है, तो ये दोनों ही आउटकम सेम है, ठीक है। हम आगे जाके इसको थोड़ा मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे। इसको परम्यूटिंग द आउटकम्स कहते हैं, परम्यूटेशन कहते हैं एक तरीके से। और परम्यूटेशन एक तरीके से स्पेसिफिक रीअरेंजमेंट है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि
स्लॉट 1 का आउटकम मैंने स्लॉट 3 में ही डाला, एक मतलब मैंने कोई भी स्लॉट पिकअप नहीं कर दिया कि उस पर्टिकुलर वे पे रीअरेंज कर दिया। स्लॉट 1 का आउटकम स्लॉट 3 में ही गया, स्लॉट 2 का आउटकम स्लॉट 1 में ही गया, स्लॉट 3 का आउटकम स्लॉट 2 में ही गया। अगर इस पर्टिकुलर वे से अगर मैं रीअरेंज करता हूँ तो एक्सपेरिमेंट 1 का आउटकम और 2 का आउटकम सेम आएगा। ठीक है, तो ये दोनों सेम सीक्वेंस है। तो अभी मैं क्या करना चाहता हूँ कि जो भी आउटकम्स आ रही है ना एक्सपेरिमेंट 1 और एक्सपेरिमेंट 2 की, फॉर ऑल पॉसिबल सीक्वेंसेस ऑफ पिक है ना, उसको मैं एन्यूमरेट करना चाहता हूँ, राइट। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो जो भी 6 आउटकम आ रही है एक्सपेरिमेंट 1 की, 6 आउटकम आ रही है एक्सपेरिमेंट 2 की, उसमें एसोसिएशन कैसा होगा। तो सपोज मैंने RGB पहले पिक किया, तो ये पहला सीक्वेंस ऑफ पिक्स था और जो आउटकम थी मैंने राइट साइड पे रख दी, ये मेरा सीक्वेंस ऑफ आउटकम्स है, राइट। अभी मैं कोई दूसरे सीक्वेंस में पिक कर रहा हूँ, पहला बॉल गया मेरा एक्सपेरिमेंट 1 में R, दूसरा B, तीसरा G, ये मेरी दूसरी आउटकम है, मैं उसको साइड में रख लेता हूँ। पहला बॉल गया G R B, ये तीसरी आउटकम है, साइड में रख दिया। कोई दूसरे सीक्वेंस में G B R, ये चौथी आउटकम है, साइड में रख लिया। B R G, उसको साइड में रख दिया, और ये लास्ट आउटकम बन गई मेरी। अभी मुझे यही मैं सीक्वेंस ऑफ द बॉल्स में पिक करता। पहले सपोज मैंने पहले आउटकम लिखी RGB, और मैंने इंस्टेड ऑफ डूइंग एक्सपेरिमेंट 1 मैं एक्सपेरिमेंट 2 करता, तो मैं कौन से आउटकम अचीव करूंगा। तो पहले मैंने बताया था कि एक्सपेरिमेंट 1 के आउटकम से भी मैं एक्सपेरिमेंट 2 के आउटकम में जा सकता हूँ, राइट। तो RGB में से मैंने पहला बॉल ये वाले स्लॉट में डाला था। अगर आपको वो एरो वाला डायग्राम याद हो तो उसमें ऐसा था कि जो स्लॉट 1 का आउटकम था वो मैंने स्लॉट 3 में डाला था, राइट। स्लॉट 2 का आउटकम स्लॉट 1 में डाला था, एंड स्लॉट 3 का आउटकम स्लॉट 2 में डाला था। तो मैं वही कर रहा हूँ, राइट। तो ये मेरी आउटकम बन गई GBR, दैट इज द आउटकम दैट आई वुड हैव गॉट इफ आई हैव चोजन द RGB बॉल एंड आई हैव डन द एक्सपेरिमेंट 2। तो ये मेरी आउटकम होगी फ्रॉम फॉर द एक्सपेरिमेंट 2, right? For the sequence of peaks RGB, if I have done the experiment 2, तो मेरी आउटकम बनेगी GBR, राइट। मैं सेम सीक्वेंस में जा रहा हूँ। अगेन मैं आपको फिर से एम्फसाइज करना चाहता हूँ कि जो पहला स्लॉट का आउटकम था एक्सपेरिमेंट 1 का, उसको मैंने तीसरे में डाला, दूसरे को मैंने पहले में डाला, और तीसरे को मैंने दूसरे में डाला। यही सीक्वेंस में मैं पुट कर रहा हूँ दोनों को, और जो भी आउटकम आई एक्सपेरिमेंट 2 की, उसको मैंने साइड में रख दिया। सारे ऐसे ही सीक्वेंस कर रहा हूँ। राइट, तो आप देखोगे कि लेफ्ट वाला जो 6 आउटकम्स है वो एक्सपेरिमेंट 1 के आउटकम है, राइट वाला जो आप देखोगे एक्सपेरिमेंट 2 के। तो जो 6 आउटकम थी एक्सपेरिमेंट 1 की और 6 आउटकम थी एक्सपेरिमेंट 2 की, आप देखोगे कि सारे के बीच में 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस है कि ये जो फर्स्ट सीक्वेंस ऑफ आइटम्स थी एक्सपेरिमेंट 1 की, वो कहाँ पे चली गई, 5th सीक्वेंस में एक्सपेरिमेंट 2 में चली गई। सेकंड सीक्वेंस कहाँ पे चली गई, 3rd में चली गई। थर्ड सीक्वेंस कहाँ पे चली गई, लास्ट में चली गई। तो बेसिकली सेट ऑफ आउटकम्स जो आपको मिल रही है एक्सपेरिमेंट 1 और एक्सपेरिमेंट 2 में, वो सेट तो सेम ही रह रहा है, राइट। तो टोटल 6 आइटम्स मिल रही थी एक्सपेरिमेंट 1 में, एक्सपेरिमेंट 2 में भी 6 से मिल रही है, राइट। तो दिस इज अनदर वे ऑफ सीइंग दैट मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, दैट्स व्हाट आई वांट टू एम्फसाइज, कि भाई आपको फाइनल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ एन्यूमरेशंस दोनों वे से 6 ही मिलेंगे, दैट इज व्हाट आई वांट टू एम्फसाइज। तो मैंने ये चीज एम्फसाइज क्यों की कि भाई जो सेट ऑफ आउटकम्स एक्सपेरिमेंट 1 में मिल रही है वही सेट ऑफ आउटकम्स एक्सपेरिमेंट 2 में मिल रहे हैं। एंड मैंने एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल करके दिखाया है यहाँ पे, राइट, कि स्लॉट 1 में 3 आउटकम थे, स्लॉट 2 में 2 पॉसिबिलिटी, स्लॉट 3 में 1, वो 6 थे फॉर एक्सपेरिमेंट 1। सिमिलरली इट वाज 2 times 1 times 3 फॉर द एक्सपेरिमेंट 2, राइट। तो दोनों में सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स तो आपको 6 ही मिल रहा है, और दोनों आउटकम्स के बीच में भी 1-to-1 एसोसिएशन भी है, राइट। तो अभी मैं कह रहा हूँ कि अभी जो आपको पहले मैंने क्वेश्चन पूछा था ना कि भाई, मैंने पहले क्वेश्चन क्या पूछा था कि आप बॉल्स को पिक कर रहे हो कंटेनर्स में से विदाउट रिप्लेसमेंट, एंड हाउ मेनी सीक्वेंसेस दैट यू कैन गेट।
अभी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि हाउ मेनी सीक्वेंसेस दैट यू कैन गेट इन सच अ वे कि जो वो पर्टिकुलर सीक्वेंस में थर्ड बॉल है ना, इट इज आइदर ब्लू और ग्रीन बट नॉट रेड, तो इसको मुझे कैलकुलेट करना है, राइट? सो आई कैन कैलकुलेट इन द बोथ वेज, राइट? So let's try to see if I try to calculate this scenario using the multiplication principle through the experiment 1 and experiment 2 way, what I will get. तो उसके लिए एक एनिमेशन वीडियो देखते हैं. Now एक्सपेरिमेंट 1 और एक्सपेरिमेंट 2 से जो भी आउटकम आ रही है, सबसे पहले विदाउट रिस्ट्रिक्शन जो भी आउटकम आ रही है उसको देख लेते हैं विद द एन्यूमरेशन यूजिंग द मल्टीप्लिकेशन ट्री. अभी मैं विदाउट कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रख रहा हूँ, मैं जस्ट देखना चाहता हूँ कि कौन से आउटकम्स आ रही है. एक्सपेरिमेंट 1 में मैंने क्या किया कि पहला बॉल पिक किया, उसको मैंने पहले स्लॉट में डाला. आप देख सकते हो कि कुछ स्लॉट्स खाली है. पहला बॉल सपोज वो रेड था तो रेड बॉल फर्स्ट स्लॉट में गया, सेकंड एंड थर्ड खाली है. सिमिलरली अगर वो ग्रीन था तो ग्रीन बॉल फर्स्ट स्लॉट में गया. सो मेरे पास स्टेप 1 के लिए कितनी चॉइसेस है? 3. बढ़िया. सिमिलरली स्टेप 2 के लिए मेरे पास कितनी चॉइसेस होगी? रिमेनिंग द बॉल्स आई कैन पिक, राइट? तो फर्स्ट अगर स्लॉट में रेड बॉल होगा तो सेकंड स्लॉट में या तो ग्रीन या फिर ब्लू बॉल होगा. तो ये पिक फॉर स्लॉट 2, सो नंबर ऑफ चॉइसेस आई हैव इज 2. अभी सपोज मैं तीसरा बॉल पिक कर रहा हूँ तो तीसरा एक ही बॉल रिमेनिंग होगा, राइट? अगर रेड एंड ग्रीन चूज किया है तो तीसरा ब्लू ही होगा. तो स्लॉट 3 के लिए एक ही चॉइस है, स्लॉट 3 के लिए एक ही चॉइस है हर केस में. तो ये मैंने विदाउट रिस्ट्रिक्शन पहले तो सारे को एन्यूमरेट कर दिया, राइट? सो अभी सपोज मैं रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहता हूँ. तो रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए मुझे बेसिकली रिस्ट्रिक्शन क्या था कि जो लास्ट बॉल थे वो रेड नहीं होना चाहिए, वो ब्लू या ग्रीन हो सकता है, ठीक है? तो कौन कौन से नोड्स में इंटरेस्टेड हूँ? आप देखो कि भाई लीफ होगी वो फाइनल आपकी आउटकम होगी, और वो पर्टिकुलर फाइनल आउटकम में जो लास्ट नोड होगा वो रेड नहीं होना चाहिए, वो ब्लू और ग्रीन हो सकता है. तो कौन कौन से आउटकम मेरे को इंटरेस्टेड होगी? ये 4 आउटकम है जहाँ पे मैं इंटरेस्टेड हूँ, एंड बाकी 2 आउटकम है उसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ. अब देखो 4 आउटकम मैंने थोड़ा सा स्केल कर दिया, उसको थोड़ा बड़ा कर दिया. इसमें इसको मुझे फाइनली इंटरेस्ट है, बाकी को मुझे इंटरेस्ट नहीं है. तो अल्टीमेटली मुझे करना क्या पड़ा कि भाई मुझे सारे पहले तो एन्यूमरेट करने पड़े और मुझे पिक करना पड़ा कि मैन्युअली कि भाई कौन से आइटम्स को मैं कंसिडर कर सकता हूँ, एंड दैट इज द वे आई हैव काउंटेड इट, राइट? तो अभी आप देखो कि भाई मैं काउंटिंग विथ रिस्ट्रिक्शन कंसिडर करता हूँ, और स्लॉट 3 के लिए मेरे पास कितनी चॉइसेस है फॉर द डिफरेंट चॉइसेस दैट आई हैव पिक्ड फॉर स्लॉट 1 एंड 2. तो मुझे बताओ कि सपोज मैं इस पर्टिकुलर रूट से गया तो फॉर स्लॉट 1 एंड 2 में मेरे पास रेड एंड ग्रीन पिक किया है, तो स्लॉट 3 के लिए मेरे पास एक चॉइस है, तो ये आउटकम ओके है. सपोज मैंने स्लॉट 1 एंड 2 में रेड एंड ब्लू चूज किया है, तो स्लॉट 3 में अगेन मेरे पास 1 चॉइस है. अगर मैंने स्लॉट 1 एंड 2 में ग्रीन एंड रेड चूज किया है, अगेन मेरे पास 1 चॉइस है. बट अगर स्लॉट 1 में मैंने ग्रीन एंड ब्लू चूज किया है तो मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है, नंबर ऑफ चॉइस आई हैव इज 0. अगर स्लॉट 1 एंड 2 में मैंने ब्लू एंड रेड चूज किया है तो भी मेरे पास 1 चॉइस है. बट अगर मेरा स्लॉट 1 एंड 2 में ब्लू एंड ग्रीन है तो मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है. तो क्या मैं कह सकता हूँ कि एट एवरी स्टेज द नंबर ऑफ चॉइसेस दैट यू हैव टू पिक is independent with respect to the choices that you have done on the earlier stage? नहीं, राइट? अगर मेरी अर्लियर स्टेज पे चॉइस ग्रीन एंड ब्लू थी तो मेरे पास नंबर ऑफ चॉइसेस अवेलेबल 0 है. अगर मेरी ब्लू एंड ग्रीन थी तो भी 0 है, बट बाकी सारे सिनेरियो में 1 है, तो इट इज नॉट इंडिपेंडेंट, राइट? नंबर ऑफ चॉइसेस आर नॉट इंडिपेंडेंट. दैट्स व्हाई वी कांट डायरेक्टली अप्लाई द मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, राइट? तो मैं एक तरीके से एम्फसाइज करके बता रहा हूँ कि अगर ये मैंने चॉइस की रेड एंड ब्लू, रेड एंड ग्रीन, तो स्लॉट 3 के लिए मेरे पास एक चॉइस थी. अगर रेड एंड ब्लू चॉइस किया तो भी एक चॉइस थी. अगर मैंने ग्रीन एंड रेड चूज किया तो भी एक चॉइस थी.
बट इसमें कोई भी चॉइस नहीं है मेरे पास, 0 चॉइस है, इसमें 1 चॉइस है मेरे पास, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ वेज तो 4 मिल गए, बट आपने काउंट कैसे किया कि आपने पहले तो एन्यूमरेट किया और देखा मैन्युअली कि कौन से केसेस में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, उसको मैंने निकाल दिया। तो एक्सपेरिमेंट 1 से भी आपको 4 चॉइसेस भी मिले, बट काउंटिंग में आप डायरेक्टली इसमें मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल नहीं लगा सकते, क्योंकि नंबर ऑफ चॉइसेस एट एवरी स्टेज इज नॉट इंडिपेंडेंट। तो अभी एक्सपेरिमेंट 2 का सिनेरियो देखते हैं कि अभी एक्सपेरिमेंट 2 में मैं क्या कर रहा हूँ। देखो, अगर मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, एक्सपेरिमेंट 2 में क्या कर रहे थे, पिक कर रहे थे बॉल को, पहले पिक को मैंने 3rd स्लॉट में डाला, दूसरे पिक को मैंने 1st स्लॉट में डाला, एंड तीसरे को मैंने 2nd स्लॉट में डाला। तो लेट्स गेट टू इट। ये एक्सपेरिमेंट 2 का प्रोसेस मैं बता रहा हूँ। पहले पिक को मैंने 3rd स्लॉट में डाला है, राइट, तो दैट इज रेड। अगर रेड पिक किया तो रेड 3rd स्लॉट में जाएगा, ग्रीन पिक किया है तो ग्रीन 3rd स्लॉट में जाएगा, ब्लू पिक किया तो ब्लू 3rd स्लॉट में जाएगा। दूसरे पिक को मैंने 2nd स्लॉट में डाला है। तो अगर मेरा पहला पिक रेड था, अभी मैं काउंट कर रहा हूँ, कोई विदाउट रिस्ट्रिक्शन को काउंट कर रहा है, और रिस्ट्रिक्शन को बाद में देखते हैं। तो अगर पहला पिक रेड था तो मेरे पास 3 चॉइस थी स्लॉट 3 के लिए, तो तीनों को मैंने दिखा दिया। दूसरे पिक के लिए गिवन द 3rd स्लॉट इज रेड, मेरे पास 2 चॉइस है फॉर द स्लॉट 1। गिवन द 3rd स्लॉट इज ग्रीन, मेरे पास 2 चॉइस है फॉर स्लॉट 1। एंड सिमिलरली गिवन द 3rd चॉइस ऑफ ब्लू बॉल, मेरे पास 2 चॉइस है फॉर स्लॉट। तो 2 चॉइसेस है फॉर एवरी केस। एंड फॉर अ स्लॉट 2 के लिए आपके पास कितनी चॉइस है? गिवन फिक्सिंग द बॉल्स ऑन स्लॉट 3 एंड स्लॉट 1, यू हैव 1 चॉइसेस फॉर एवरी केस। तो ये मैंने विदाउट रिस्ट्रिक्शन स्पेसिफिकली बता दिया कि भाई मेरे पास कितने एन्यूमरेशन होगी। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से आप लगा सकते हो कि पहले 3 थे, फिर 2 थे, फिर 1 थे, तो 3 times 2 दैट इज 6। तो यहाँ पे 6 पॉसिबिलिटीज है। देयर आर 6 लीव्स इन दिस ट्री एंड एवरी लीव इज अ स्पेसिफिक आउटकम। अभी विथ रिस्ट्रिक्शन वाले केस में आते हैं कि मेरा रिस्ट्रिक्शन क्या था। मैं रिपीट कर देता हूं कि लास्ट स्लॉट पे रेड नहीं होना चाहिए, लास्ट स्लॉट पे आइदर ग्रीन या ब्लू हो सकता है। तो मैं देख लेता हूं कि भाई कितने स्लॉट में, कितने केसेस में मुझे इंटरेस्ट है। तो ये वाला में जहां पे मैंने क्रॉस लगा दिया वहां पे मुझे इंटरेस्ट नहीं है, बाकी आउटकम्स में ही मुझे इंटरेस्ट है, ठीक है। और एक चीज मैं एम्फसाइज करना चाहता हूं कि जो लीव्स आप देख रहे हो, राइट, जिसमें आपको इंटरेस्ट था एक्सपेरिमेंट 1 में और एक्सपेरिमेंट 2 में, सेम आउटकम्स में आपको इंटरेस्ट था। एंड ये लीव्स में 1-to-1 करस्पॉन्डेंस है ना। पहले भी 6 लीव्स थे, अभी भी 6 लीव्स है, एंड जो भी लीव्स में आपको इंटरेस्ट है वहाँ पे 1-to-1 करस्पॉन्डेंस है। मैंने एरो की तरह दिखा। बट जो ट्री बन रहा है ना बेसिकली एक्सपेरिमेंट 1 में, उसमें जो लीव्स है उसकी सीक्वेंस कुछ अलग थी, और एक्सपेरिमेंट 2 में जो लीव्स बन रहे हैं उसकी सीक्वेंस कुछ अलग है। सिर्फ उतना डिफरेंस है इसमें। तो आप वही देख पा रहे हैं इस सिनेरियो। बेसिकली जो भी चॉइसेस में आप इंटरेस्टेड नहीं थे ना, वो बेसिकली लेफ्ट मोस्ट ऑर्डर, मतलब पहले आ गए एक्सपेरिमेंट 2 में, और जो भी चॉइसेस में आप इंटरेस्टेड हो वो बेसिकली बाद में आए। आप देखोगे कि पहले 2 नोड्स ही कैंसिल हो गए इन एक्सपेरिमेंट 2, बट बाकी सारे नोड इज स्टिल एक्टिव। तो अभी मैं अब नंबर ऑफ चॉइसेस और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लगाना चाहता हूँ। तो एक्सपेरिमेंट 2 में मेरे पास कितने चॉइसेस हैं? माई रिस्ट्रिक्शन इज लास्ट बॉल शुड नॉट बी रेड, इट कैन बी ग्रीन और ब्लू, राइट। तो जब मैं पिक कर रहा हूँ एंड मैं स्लॉट 3 में रख रहा हूँ, मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं? बिकॉज ऑफ दिस रिस्ट्रिक्शन मेरे पास 2 चॉइस है। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। मेरे पास 2 चॉइस है पहले ही स्टेप। जब मैं पिक 1 कर रहा हूँ और स्लाइड स्टेप 3 में डाल रहा हूँ, मेरे पास 2 चॉइस है। इसमें सिनेरियो में क्या था, तीनों चॉइसेस अवेलेबल थी पहले तो वो दिक्कत थी फिर, लेकिन नीचे रिस्ट्रिक्शन आ जाता था। यहाँ पे जो भी रिस्ट्रिक्शन था मैंने पहले ही देख लिया, और नंबर ऑफ चॉइसेस मेरे पास 2 है उस सिनेरियो में। अगर मैंने ब्लू और ग्रीन बॉल पिकअप किया तो स्लॉट 1 के लिए मेरे पास, पिक 2 कर रहा हूँ और स्लॉट 1 में डाल रहा हूँ, तो मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं? फॉर एवरी केस आई हैव 2 चॉइसेस। तो स्लॉट 1 के लिए मेरे पास 2 चॉइसेस है। एंड 3rd स्टेप पे जब मैं स्लॉट 2 का बॉल पिक कर रहा हूँ, वहाँ पे एक चॉइसेस है फॉर द ऑल द चॉइसेस दैट आई हैव डन ऑन द स्टेप 1 एंड स्टेप 2। तो स्लॉट 2 के लिए मेरे पास
एक चॉइस है। तो अभी क्या आप मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लगा सकते हो, राइट? बिकॉज फर्स्ट पिक में आपके पास 2 चॉइस रह गई थी, सेकंड पिक में आपके पास अगेन 2 चॉइस है, तो 2 times 2 और थर्ड पिक में 1 चॉइस है, तो 2 times 2 times 1 that is 4 choices and 4 is the number of leaves that you are interested in. Then you, तो बेसिकली आपने काउंटिंग विथ रिस्ट्रिक्शन किया, एंड बिकॉज आपने जहां पे रिस्ट्रिक्शन था पहले कंसिडर कर दिया, नाउ राइट नाउ आप मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लगा सकते हो। बिकॉज एक चीज एम्फसाइज करना चाहता हूँ, इस पर्टिकुलर सिनारियो में नंबर ऑफ चॉइसेस एट एवरी स्टेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नंबर ऑफ चॉइसेस दैट यू हैव डन ऑन द अर्लियर स्टेज। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप पे मैंने 2 चॉइसेस की, कोई भी मैंने पहले कोई चॉइस नहीं की, तो वो 2 चॉइस इंडिपेंडेंट 2 ही रह रही है, नंबर ऑफ चॉइसेस 2 ही रह रही है फर्स्ट स्टेप पे। सेकंड स्टेप पे जब मैं स्लॉट 1 का बॉल चूज कर रहा हूँ, तो मैंने स्लॉट 3 में जो भी बॉल रखा, स्लॉट 1 के लिए मेरे पास 2 ही चॉइसेस है, राइट? एंड स्लॉट 3 एंड स्लॉट 1 में जो भी बॉल है, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, पिक 3 के लिए मेरे पास 1 चॉइसेस है। तो नंबर ऑफ चॉइसेस इंडिपेंडेंट रह रही है, विद इंडिपेंडेंट विथ व्हाट? इंडिपेंडेंट विद द चॉइसेस दैट यू हैव डन ऑन द अर्लियर स्टेज, उसमें डिपेंडेंट नहीं है। नंबर ऑफ चॉइसेस एट एवरी स्टेप इज इंडिपेंडेंट विद द चॉइसेस दैट यू हैव डन ऑन द अर्लियर स्टेज। सो दैट इज व्हाई यू कैन अप्लाई द मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। सो ये मेरी टोटल नंबर ऑफ 4 चॉइसेस है। तो इस सिनेरियो को मैं स्लॉट बेस्ड कंस्ट्रेंट नाम लेता हूँ, एंड इन जनरली मैं एक राइट स्टेटमेंट राइट करना चाहता हूँ कि इफ देयर इज अ constraint at certain slot, address that slot first. अभी ऐसा करने से क्या होगा? दिस विल simplify the choices at every stage and every stage or every step, and it might be possible to apply the multiplication principle there. तो अगर कोई भी कंस्ट्रेंट है तो ऐसा मत सोचना कि भाई हर बार मैं मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लगा ही सकता हूँ, बट कुछ सिनारियोज में अगर मैं कंस्ट्रेंट को पहले एड्रेस करता हूँ तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल में लगा सकता हूँ, बिकॉज जो मेरा बेसिक अजम्पशन था मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल में कि नंबर ऑफ चॉइसेस एट एवरी स्टेप इज इंडिपेंडेंट विद द चॉइसेस दैट यू हैव डन ऑन द अर्लियर स्टेप्स। So that's why मैंने बोला कि it might be possible to apply the multiplication principle. तो इसको आप कह सकते हो कि ये टेक अवे है पूरे लेक्चर का। ये आपको समझना पड़ेगा। एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि सपोज अभी मैं कोई भी कंस्टेंट नहीं रख रहा हूँ, मैं आपको सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि सपोज आपको 1 से 9 के बीच में डिजिट है, कितने डिजिट है 1 से 9 के बीच में? 9 डिजिट है, 5 डिजिट का आपको नंबर बनाना है, राइट? तो बेसिकली जब मैं मतलब आप थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट से देखो कि भाई इसमें रिपीटेशन अलाउड है कि नहीं। तो सबसे पहले ये सिनारियो में मैं पूछता हूँ कि आपके पास स्टेप्स क्या है, स्टेप 1, स्टेप 2, इसको आप एन्यूमरेट कैसे कर सकते हो? सिमिलरली मैं 3, 4 एंड 5 कह सकता हूँ, राइट? तो स्टेप 1 के लिए मेरे पास कितनी चॉइसेस है? 9, राइट? बिकॉज 1 to 9 डिजिट में कोई भी रख सकता हूँ। स्टेप 2 के लिए मेरे पास कितनी? तो बिकॉज डिजिट्स कुड बी रिपीटेड, राइट? तो आप कंटेक्स्ट से ले लो कि बिकॉज जब मैं बॉल्स ले रहा हूँ और उसमें मैं स्पेसिफिकली मेंशन कर रहा हूँ कि मैं विदाउट रिप्लेसमेंट बॉल चूज कर रहा हूँ, दैट स्पेसिफिकली मीन्स कि भाई रिपीटेशन अलाउड नहीं है। इस पर्टिकुलर सिनारियो में आपको कंसिडर करना पड़ेगा कि भाई रिपीटेशन अलाउड है, बिकॉज डिजिट्स कैन बी रिपीटेड इन योर नंबर। सो दैट्स वाई 1 to 9 पॉसिबिलिटीज है
for step 2 as well. So basically how many possibilities are there, or how many ways I can create a 5-digit number using the digits 1 to 9? Obviously with repetition, that is 9 times 9 times 9 times, basically. So 9 to the power 5. So steps पता चल गए वगैरह वगैरह. Steps कौन से थे? Pick a digit at a certain slot or a certain decimal place, and because number of choices at every step is independent, you can still apply the multiplication rules. Now if I tell you that how many numbers are there using the digits 1 to 9, and वो 5 digit होनी चाहिए, and they has to be divisible by 5, वो मैं डिस्ट्रिक्शन डाल रहा हूँ कि वो divisible by 5 होनी चाहिए. तो इसमें मैं अगेन स्लॉट्स बना देता हूँ कि ये स्लॉट 1 है, स्लॉट 2 है, 3, 4, 5. तो स्लॉट 1, 2, 3, 4, 5 लिख लेता हूँ. तो स्लॉट 1 के लिए मेरे पास कितनी चॉइसेस है? 9. स्लॉट 2 के लिए मेरे पास कितनी चॉइसेस, कितने नंबर होंगे जो 1 to 9 में होंगे, एंड दे आर ऑल्सो डिविजिबल बाय 5. तो स्लॉट 2 में कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, तो वो भी 9 है. स्लॉट 3 में कितनी पॉसिबिलिटीज है? 9. डजंट मैटर. बट स्लॉट 5 में नंबर्स जो डिविजिबल होंगे, जो 5 से डिविजिबल होंगे, उसका लास्ट डिजिट आइदर 0 होगा या 5 होगा, राइट. और 1 to 9 में 0 तो है नहीं, तो लास्ट डिजिट में एक ही पॉसिबिलिटीज है. सो अगेन यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन था कि भाई स्लॉट 5 में एक ही चॉइस थी. सो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज आर 9 times 9 times 9. सो 9 times 9 times 9 times 9 मल्टीप्लाइड बाय 1. सो ये 9 to the power 4. वेरी गुड. बट स्पेसिफिकली इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, और इस क्वेश्चन को मैं मॉडिफाई करके क्या कहता हूँ कि सपोज मेरा 5 डिजिट नंबर है, मैं 1 to 9 से डिजिट चूज कर रहा हूँ, वो डिविजिबल बाय 5 भी होना चाहिए, और मैं एक और चीज बोल रहा हूँ कि सच दैट डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड. तो अर्लियर सिनेरियो में रिपीटेशन अलाउड था, यहां पे रिपीटेशन अलाउड था. रिपीटेशन मतलब डिजिट का रिपीटेशन, राइट. अभी मैं डिजिट्स को रिपीट नहीं डिजिट्स का रिपीटेशन अलाउड नहीं कर रहा हूं. देन व्हाट आई कैन डू, तो मेरे पास स्लॉट्स में बना देता हूं पहले. तो जब रिपीटेशन अलाउड था तब वो मैटर नहीं कर रहा था कि मैं स्लॉट 1 को पहले चूज करूँ, स्लॉट 2 को पहले बाद में चूज करूँ, स्लॉट 3 को थर्ड चूज करूँ, स्लॉट 5 को लास्ट चूज करूँ, या स्लॉट 5 को फर्स्ट चूज करूँ, स्लॉट 2 को बाद में, स्लॉट 3 को उसके बाद, स्लॉट 4 को उसके बाद. वो सीक्वेंस और वो ऑर्डर मैटर नहीं कर रहे थे कि भाई आप कौन से ऑर्डर में जो भी आपने डिजिट पिक किया है वो पुट कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड था. बट जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड नहीं है, जब मैं क्वेश्चन को मॉडिफाई कर देता हूँ और बोलता हूँ कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो इस सिनारियो में मैं कितनी चॉइसेस है. स्लॉट 1 में क्या मैं स्लॉट 1 को पहले चूज कर सकता हूँ? ये भी सोचने वाली बात है कि क्या मैं स्लॉट 1 को पहले चूज कर सकता हूँ. अगर 9 पॉसिबिलिटीज रख रहा हूँ, स्लॉट 1 में 9 पॉसिबिलिटीज है, स्लॉट 2 में कितनी पॉसिबिलिटीज होगी? क्योंकि जो भी आइटम मैंने चूज की स्लॉट 1 में वो मैं नहीं चूज कर सकता, तो 8 पॉसिबिलिटीज है. स्लॉट 3 में कितनी पॉसिबिलिटीज है? 7. सिमिलरली स्लॉट 4 में 6. क्या स्लॉट 5 में 5 पॉसिबिलिटीज होगी? इट डिपेंड्स, राइट, बिकॉज इफ यू हैव ऑलरेडी चोजन द डिजिट 5 इन द स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3 और स्लॉट 4, देन आपके पास 0 चॉइस होगी, बिकॉज वो 5 को आप रिपीट नहीं कर सकते. बट
अगर आपने 5 कोई भी स्लॉट में चूज नहीं किया है तो आपके पास एक पॉसिबिलिटी है। तो यह स्लॉट 5 पे नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कुड बी आइदर 1 और 0. So number of possibilities are not independent with the choices that you do on the earlier steps. तो आपको 2 डिफरेंट सिनेरियो कंसीडर करने पड़ेंगे। एक सिनेरियो में डिजिट 5 स्लॉट 1 to स्लॉट 4 में है ही नहीं, एंड दूसरे सिनेरियो में डिजिट 5 स्लॉट 1 to स्लॉट 4 में है। उस केस में बेसिकली आप कंसीडर कर सकते हो कि वो केस में नंबर ऑफ आउटकम 0 ही होंगे, बिकॉज वो पर्टिकुलर नंबर जो भी फॉर्म होगा वो डिविजिबल बाय 5 नहीं होगा, राइट। तो आपको ये स्पेसिफिक केस एक्स्ट्रा कंसीडर करना पड़ेगा कि डिजिट 5 इज ऑलरेडी बीन असाइंड एंड डिजिट 5 इज नॉट असाइंड। तो उसकी बजाय हमने पहले डिस्कस किया था कि इंस्टेड ऑफ चूजिंग द digit for slot 1, I can make sure that I will choose a digit for slot 5. वहाँ पे मेरे पास एक ही पॉसिबिलिटी से so I will choose it here. Now you can choose the digit in any slot. So let's say I put the digit for the slot 1. How many possibilities are there? पहले 9 थे, बट अभी मैंने 5 को ऑलरेडी पुट कर दिया है 5th प्लेस पे, तो अभी मेरे पास 8 है। सिमिलरली यहाँ पे मेरे पास कितने हैं 7, यहाँ पे कितने हैं 6, यहाँ पे कितने हैं 5। तो टोटल नंबर ऑफ वेज मुझे मल्टीप्लिकेशन रूल से टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज 8 times 7 times 6 times 5 times 1। सो इम्पोर्टेंट थिंग अगेन मैं बोलना चाहूँगा कि ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हर स्टेप पे नंबर ऑफ चॉइसेस आर इंडिपेंडेंट विद रिस्पेक्ट टू द चॉइसेस दैट यू हैव डन ऑन द अर्लियर स्टेप। अगर ये आप कंडीशन फॉलो कर पाते हो अपने एक्सपेरिमेंट में तो आप मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लगा पाओगे। तो यहाँ इसका आंसर क्या होगा, इस पर्टिकुलर सिनेरियो का आंसर 8 times 7 times 6 times 5। ये क्वेश्चन कंसीडर करते हैं कि मैं 5 लेटर का वर्ड फॉर्म करना चाहता हूँ, है ना, और कैपिटल इंग्लिश अल्फाबेट यूज कर सकता हूँ। तो मेरे पास सेट कितना है, कैपिटल A to Z है, तो 26 है। विदाउट रिपीटेशन कंसिडर करूंगा एंड मतलब कि कोई भी प्लेस पे जो भी लेटर यूज कर रहा हूँ वो मैं दूसरे प्लेस पे अगेन सेम लेटर यूज नहीं करूंगा, एंड मुझे ये कंडीशन है कि सेकंड लेटर वॉवेल नहीं है। तो अगेन मैं इस पर्टिकुलर सिनेरियो को स्टेप्स में कंसीडर कर सकता हूँ। स्टेप 1 बेसिकली, स्टेप 1 में मैं लेटर चूज करूँगा जो लेफ्ट मोस्ट प्लेस पे होगा मेरे वर्ड पे। स्टेप 2 में जो भी लेटर चूज करूँगा वो उसके राइट पोजीशन पे होगा। स्टेप 3 ऐसे मेरे पास 5 स्टेप्स है, बिकॉज 5 लेंथ का वर्ड है, राइट। तो अभी क्या मैं पहला वर्ड जो मैंने पिक किया, क्या मैं उसको स्टेप 1 में रख सकता हूँ? तो स्टेप 1 में अगर मैं ऐसा कंसिडर करूँ तो स्टेप 1 के लिए मेरे पास 26 पॉसिबिलिटी है। स्टेप 2 के लिए कितनी है? तो स्टेप 2 में वॉवेल ही होना चाहिए। तो वॉवेल कितने होते हैं? 5 होते हैं, राइट, A to Z में। तो स्टेप 2 के लिए क्या 5 पॉसिबिलिटीज है? अगेन यहाँ पे एम्फसाइज करना चाहूँगा कि अगर स्टेप 1 में मैंने ऑलरेडी वॉवेल पिक कर दिया तो स्टेप 2 की पॉसिबिलिटीज 4 हो जाएगी। तो मुझे केसेस कंसीडर करने पड़ेंगे कि स्टेप 1 में क्या ऑलरेडी वॉवेल पिक हुआ है कि नहीं। तो अगर वॉवेल पिक हुआ है तो उसके मुताबिक स्टेप 2 की चॉइसेस चेंज होगी, राइट। और अगर स्टेप 1 में वॉवेल पिक नहीं किया है तो स्टेप 2 की चॉइसेस 5 होगी। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, सो यू कांट डायरेक्टली अप्लाई द मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, ये तो क्लियर हो गया, बिकॉज नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर द स्टेप 2 इज not independent with the choices that you have done on the early stage. So that's why instead of doing that, if you do that, let's say if you pick the alphabet for the second place, it is better. तो स्टेप 2 में मेरे पास 5 चॉइस है। अभी आप कोई भी ऑर्डर में पिक करो, डजंट मैटर। तो टोटल 26 थी। स्टेप 2 में एक अल्फ़ाबेट आ गया, तो अभी मेरे पास 25 बचेगी स्टेप 1 के लिए। स्टेप 3 में मेरे पास 24 बचेगी। स्टेप 4 में मेरे पास 23 बचेगी।
स्टेप 5 में मेरे पास 22 बचेंगे। तो इस पर्टिकुलर सिनारियो में हाउ मैनी वेज आर पॉसिबल और नंबर ऑफ आउटकम्स आर पॉसिबल। 25 टाइम्स 5 टाइम्स 24 टाइम्स 23 टाइम्स। सो इस सिनारियो में मैं अगेन एम्फसाइज करना चाहूँगा कि नंबर ऑफ आइटम्स अवेलेबल एट एनी स्टेज इज इंडिपेंडेंट विद द चॉइसेस और आइटम्स दैट यू हैव चोजन ऑन द अर्लियर स्टेज, राइट? उस पर डिपेंड नहीं करती। नंबर ऑफ आइटम्स अवेलेबल एट एवरी स्टेज इज इंडिपेंडेंट विद द items that you have chosen on the earlier stage. So that's why you can apply the multiplication principle. So you can calculate the final outcome. So एक बार समराइज कर लेते हैं कि इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैंने एक स्पेशल केस देखा कि जहाँ पे हम काउंटिंग विद कंस्ट्रेंट चॉइसेस करना चाहते हैं, और उसमें जब विदाउट रिपीटेशन वाला केस होता है तब then it is sometimes better or it is sometimes helpful to actually pick the slot जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है फर्स्ट, वहाँ पे आप आइटम को फिक्स कर दो, देन आप दूसरे स्लॉट्स में आइटम को फिक्स करो। सो इफ़ यू डू दैट आप मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लगा सकते हो और आप टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स को कैलकुलेट कर सकते हो। सो दिस इज सम स्पेशल केस, सो उसको मैंने सेपरेट लेक्चर में डिस्कस किया। So thank you for watching this particular lecture and see you in the next.